गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा हमने बताया था, कीमत प्रभाव, उसके बाद आय प्रभाव, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव। तो आय प्रभाव उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के कारण जो वस्तुएं खरीद रहा है उनकी मांग मात्रा पर प्रभाव को व्यक्त करेगा। तो आय प्रभाव से हमारा अभिप्राय हुआ कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग मात्रा पे जो परिवर्तन होता है, उसकी मांग पे जो प्रभाव पड़ता है, आय में परिवर्तन का जो प्रभाव है उसकी मांग पर जो पड़ता है, उसको हम आय प्रभाव कहेंगे। अब है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन, जैसे मैंने सब्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया था, प्रतिस्थापन एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग करना, उसको हम प्रतिस्थापन कहते हैं। एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु को स्थापित करना, प्रतिस्थापित करना, सब्स्टिट्यूट करना, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से हमारा अभिप्राय है, प्रतिस्थापन प्रभाव से हमारा मतलब है कि दो वस्तुएं, मान लीजिए उपभोक्ता उपभोग कर रहा है वस्तु X और वस्तु Y। वस्तु X और वस्तु Y का दो कमोडिटीज़ का उपभोक्ता उपभोग कर रहा है और दो वस्तुओं का उपभोक्ता उपभोग करता है, तो उसमें से किसी, ये दोनों संबंधित वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं में से किसी वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन हो जाए तो उपभोक्ता की मांग मात्रा भी परिवर्तित हो जाएगी, उसको हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। यदि दोनों संबंधित वस्तुओं की कीमतों में से एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता की मांगी गई मात्रा पर जो प्रभाव पड़ता है उसको हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। तो मान लीजिए उपभोक्ता दो वस्तुएं X और Y खरीद रहा है। X वस्तु सस्ती हो गई है, तो X वस्तु सस्ती होने से उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी, आय में वृद्धि हो जाएगी। तो आय में वृद्धि का उसकी मांग मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात की हम जांच करते हैं, इस बात की हम माप करते हैं, इसकी गणना करते हैं कि एक वस्तु मान लीजिए महंगी हो जाए। वस्तु महंगी होने के कारण उपभोक्ता की मांग मात्रा पे जो प्रभाव पड़ेगा उसका माप करेंगे हम, उसके माप को हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहेंगे। दो वस्तुओं का मान लीजिए उपभोक्ता उपभोग कर रहा है, वस्तु X और Y, तो इसमें प्रतिस्थापन प्रभाव के विषय में दो दृष्टिकोणों से बात हुई है। पहला दृष्टिकोण है प्रोफेसर J.R. हिक्स का। प्रोफेसर J.R. हिक्स, ये प्रोफेसर J.R. हिक्स, इनका दृष्टिकोण है। सबसे पहले इसकी आज हम व्याख्या करेंगे प्रोफेसर J.R. हिक्स के दृष्टिकोण की। तो मान लीजिए उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, तो दो वस्तुओं का उपभोक्ता कर रहा है X और Y, दो वस्तुओं का, X वस्तु और Y वस्तु, दो वस्तुओं का उपभोक्ता उपभोग कर रहा है, जिसको हमने X वस्तु को XX पे लिया और Y वस्तु को YX पे लिया, एक्सिस पे लिया है। तो इन दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, तो हम प्रतिस्थापन प्रभाव को ज्ञात कर रहे हैं। दो दृष्टिकोणों से प्रतिस्थापन प्रभाव की जांच की गई है। पहला प्रोफेसर J.R. हिक्स का दृष्टिकोण है, दूसरा प्रोफेसर E. स्लट्सकी का दृष्टिकोण है। तो पहले हम प्रोफेसर J.R. हिक्स के सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को हम पढ़ेंगे। प्रोफेसर J.R. हिक्स अपने प्रतिस्थापन प्रभाव में बताते हैं कि उपभोक्ता दो वस्तुओं का जब उपभोग कर रहा होता है, X और Y वस्तुओं का, उसमें से एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए, मान लीजिए X वस्तु सस्ती हो जाए, तो X वस्तु की सस्ती होने का उसकी मांग मात्रा पे, दोनों वस्तुओं की मांग मात्रा पे जो प्रभाव पड़ेगा उसको हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, मान लीजिए X वस्तु सस्ती हो गई है, सस्ती होने के कारण उपभोक्ता की आय बढ़ गई है, उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हो गई है। कोई भी अगर वस्तु दोनों वस्तुओं में से, संबंधित वस्तुओं में से सस्ती होगी तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ेगी। तो वास्तविक आय बढ़ने के कारण
वास्तविक आय बढ़ेगी। तो उस वास्तविक आय जो बढ़ेगी उसको प्रोफेसर जे.आर. हिक्स कहते हैं कि जितनी वास्तविक आय, मान लीजिए एक्स वस्तु सस्ती हो गई है, एक्स वस्तु सस्ती होने के कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाएगी। तो प्रोफेसर जे.आर. हिक्स कहते हैं कि उस बढ़ी हुई वास्तविक आय को मौद्रिक आय के रूप में अस्थि-पूरक परिवर्तन द्वारा, कंपनसेटिंग चेंज द्वारा वापस ले लिया जाए तो भी उपभोक्ता सापेक्षिक रूप से सस्ती वस्तु की अधिक मात्रा खरीदेगा, महंगी वस्तु की कम मात्रा खरीदेगा। तो इसको हिक्स का प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। तो हिक्स ने वास्तविक आय से, हिक्स का मतलब है उपभोक्ता की संतुष्टि के स्तर से। उपभोक्ता वास्तविक आय को, उपभोक्ता की वास्तविक आय उपभोक्ता के संतुष्टि का स्तर होता है, ये ऐसा प्रोफेसर जे.आर. हिक्स मानते हैं। तो प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने बताया कि उपभोक्ता से अगर वो वापस ले ली जाए आय तो फिर भी वो अपने पहले वाले संतुष्टि के स्तर पर बना रहता है, अर्थात पहले वाले ही आईसी करों पे बना रहेगा। अगर वस्तु के सस्ती होने से बढ़ी हुई आय को अस्थि-पूर्वक परिवर्तन द्वारा, अस्थि-पूर्वक परिवर्तन क्या होता है में कंपनसेटिंग चेंज, अस्थि-पूर्वक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जितनी मौद्रिक आय बढ़ी है, बढ़ी हुई जो वास्तविक आय है उसमें कीमत घटने से जो वास्तविक आय बढ़ गई है उसको वापस ले लें। तो उसको वापस लेने के बाद भी उपभोक्ता सापेक्षिक रूप से सस्ती वस्तु की अधिक मात्रा और सापेक्षिक रूप से महंगी वस्तु की कम मात्रा खरीदेगा। इसको डायग्राम से हम देख सकते हैं। मान लीजिए एक्स एक्सिस के ऊपर हमने एक्स वस्तु ली है, वाई एक्सिस के ऊपर वाई वस्तु ली है। हमारी प्रारंभिक की कीमत रेखा, ये कीमत रेखा है पीएल। हमारी जो प्रारंभिक रेखा है ये पहली कीमत रेखा है पीपी। इस पीपी कीमत रेखा के ऊपर ये आईसी कर्व है, ये आईसी कर्व है, ये आईसी कर्व है। ये आईसी कर्व कीमत रेखा पीपी के ई बिंदु पर संतुलन में है। आईसी कर्व कीमत रेखा को स्पर्श करेगा। दो कंडीशन डलता हुआ होना चाहिए। दो कंडीशन है, ये ई बिंदु पर स्पर्श करा है तो ई बिंदु पर स्पर्श करेगा तो OL जो मात्रा है वो वस्तु X की खरीदेगा और OM मात्रा वस्तु Y की खरीद रहा है। तो ये शुरू में उपभोक्ता संतुलन की अवस्था। अब मान लीजिए X वस्तु सस्ती हो गई, इसकी कीमत 100 रुपये या 80 रुपये हो गई है तो 20 रुपये उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ गई। तो कीमत रेखा की क्या हुई? कीमत रेखा ये हो गई ऊपर की तरफ। आय बढ़ने से उपभोक्ता की, जैसे मैंने बताया था ना, आय बढ़ने से अपवार्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो पी से PP1 हो गई जो उपभोक्ता की आय। पी से आय बढ़ने से कीमत लाइन जो है PP1 हो गई। ठीक है। अब ये कहता है जितनी ये आय बढ़ी है P से P1 पे गई है, P से P1 जितनी आय बढ़ी है इसको वापस ले लिया जाए अस्थि-पूर्वक परिवर्तन द्वारा, ताकि पहले वाले संतुष्टि के स्तर पर बना रहे। तो वापस मान लीजिए ले ली जाए इसको, तो वापस ले लेंगे तो P2 इसके समानांतर ये वापस ले ली गई है। जितनी इसकी आय बढ़ी थी उसको वापस ले लिया गया है। तो P1 के समानांतर P1 के समानांतर एक कीमत रेखा नहीं आ जाएगी, P2 ये आ गई। ये कीमत रेखा यहाँ आ गई। तो कीमत रेखा इसी कर्व को E1 बिंदु पर स्पर्श कर रही है। IC1 को E1 बिंदु पर स्पर्श करेगी तो ये मात्रा खरीदेगा OS मात्रा खरीदेगा X वस्तु की और OR मात्रा खरीदेगा Y वस्तु की। तो पहले ये कंडीशन थी, P से P1 थी। उपभोक्ता X वस्तु सस्ती होने से उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ गई और वास्तविक आय बढ़ने से कीमत लाइन अपवार्ड होकर के P1 हो गई। और फिर ये बढ़ी हुई वापस आय को अस्थि-पूर्वक परिवर्तन द्वारा वापस ले लिया जाए तो नई कीमत रेखा
P2 हो गई। P2 जहाँ इंडिफरेंस करो को स्पर्श कर रही है, ताकि संतुष्टि का स्तर समान बनाए रखने के लिए, वास्तविक आएगा मतलब संतुष्टि का स्तर समान बनाए रखने के लिए ये वापस ले ली गई। तो E से E1 बिंदु पे उपभोक्ता का संतुलन है, जहाँ वस्तु x y की OR मात्रा और वस्तु x की OS मात्रा का उपभोक्ता करेगा। देखिए L से S1 मात्रा, वस्तु सस्ती होने के बाद x वस्तु की मात्रा बढ़ गई है। आय वापस लेने के बाद भी, मौद्रिक आय में कमी करके, वास्तविक आय को कम करके भी वस्तु की L से LS मात्रा जितनी ज़्यादा खरीद रहा है, L से LS, और इसकी मात्रा पहले से घट रही है, M से MR मात्रा पहले से घट गई है, इसकी MR मात्रा पहले से घट गई है। तो प्रोफेसर JR हिक्स कहते हैं कि जो वस्तु सस्ती होगी, प्रतिस्थापन सापेक्षिक रूप से महंगी वस्तु के स्थान पर उपभोक्ता सस्ती वस्तु को ज़्यादा ज़्यादा खरीदेगा। उपभोक्ता की बढ़ी हुई वापस आय लेने के बाद भी उपभोक्ता की मांग में वृद्धि होगी, लेकिन संतुष्टि का स्तर उसका समान बना रहेगा, वो इसी इंडिफरेंस करा हुए बना रहेगा। ये था प्रोफेसर JR हिक्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव। कल बताएंगे प्रोफेसर सलट्सकी, प्रोफेसर जो सलट्सकी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है उसको बताएंगे।